हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि रिंग ऑफ फायर क्या है, और अगर पता है तो कमेंट में जाओ और वहाँ पर मुझे जो नहीं पता है वो तुम मुझे बताओ। तो चलो एक बार कम से कम रिकॉल कर लो मेरे साथ कि रिंग ऑफ फायर क्या है। तो द रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत ज्वालामुखी व भूकंपीय श्रृंखलाएं हैं। इस क्षेत्र में 450 सक्रिय और शांत ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें दुनिया के 4 सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस और जापान में माउंट फ्यूजी और फिलीपींस में माउंट पिनटाबो शामिल है। ये बगल में मैंने इमेज भी है, उसमें भी आप देखते रहिएगा। इसे कभी कभी परिधि प्रशांत बेल्ट यानी सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। विश्व के लगभग 90% भूकंप और 80% सबसे लंबे भूकंप इस रिंग ऑफ फायर में आते हैं। और ये जो रिंग ऑफ फायर है उसकी आकृति घोड़े के नाल की तरह है, यानी उसी की तरह दिखता है। तो बात करते हैं कि रिंग ऑफ फायर का गठन कैसे हुआ। चलिए अब उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिंग ऑफ फायर महासागरीय टेक्टोनिक प्लेटों के हल्की महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे चले जाने के कारण होती है। जिसके क्षेत्र से ये टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं उससे सबडक्शन क्षेत्र कहा जाता है, जहां पर ये दोनों आपस में मिलती हैं। ये करीबन 40,000 किलोमीटर लंबी है और न्यूजीलैंड से आरंभ होकर एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के तट को पार करते हुए चिली तक जा पहुंचती है। यह प्रशांत महासागर के तट के साथ फैली हुई है, जहां प्रशांत प्लेट पृथ्वी के क्रस्ट का निर्माण करने वाली अन्य टेक्टोनिक प्लेटों के साथ टकराती है। रिंग ऑफ फायर जैसे कि फिलीपींस महासागर प्लेट और कोकस तथा नजका प्लेट जो प्रशांत महासागर के तट के रेखा बनाती हैं। अब देखिए जोखिम वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर खतरा ज्यादा है। तो रिंग ऑफ फायर में होने वाली गतिविधियों से सबसे अधिक जोखिम द्वीपीय राष्ट्रीय सोलोमन द्वीप है। अमेरिका के पश्चिमी तट, चिली, जापान देश को होता है ये सबसे ज्यादा। ये क्षेत्र सबसे अधिक जोखिम वाले हैं क्योंकि तथाकथित निम्न स्खलन सबडक्शन क्षेत्र जो होता है, जो सबडक्शन जोन है, उनमें ये सब आते हैं, जो कि ये सीमाएं हैं वो विवर्तनिकी प्लेट के बीच टकराव के चिन्हित करती हैं। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, क्योंकि इंडोनेशिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये रिंग ऑफ फायर क्षेत्र से लगा हुआ है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। रिंग ऑफ फायर में हाल में कुछ वर्षों में कई गतिविधियां देखी गई हैं, लेकिन विवर्तनिकी प्लेटों, टेक्टोनिक प्लेटों के बड़े ग्रिड पर अवस्थित होने के कारण इंडोनेशिया का इसमें सबसे अधिक नुकसान होता रहता है। इंडोनेशिया 3 प्रमुख महाद्वीपीय प्लेटों के मिलन बिंदु पर है, प्रशांत, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कारण, और बहुत छोटे फिलीपीन प्लेट पे भी पड़ता है इसके नजदीक में। तो नतीजतन होता क्या है कि इंडोनेशिया द्वीप पर कई ज्वालामुखी फटने का खतरा रहता है। इंडोनेशिया में लगभग 400 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 127 वर्तमान में सक्रिय हैं, जो दुनिया के लगभग 1/3 सक्रिय ज्वालामुखी का हिस्सा है। रिंग ऑफ फायर में भूकंप क्यों आते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो विश्व के सबसे गहरे भूकंप निम्न स्खलन क्षेत्र में आते हैं क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के विरुद्ध फैलती हैं, और रिंग ऑफ फायर में विश्व का सबसे बड़ा निम्न स्खलन क्षेत्र पाया जाता है। जैसे ही पृथ्वी के पिघले हुए कोर से ऊर्जा निकलती है, यानी लावा में निकलता है, यह टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थानांतरित होने के लिए दबाव डालता है और वे एक दूसरे से टकरा जाती हैं, जिससे घर्षण यानी फ्रिक्शनल फोर्स उसमें बनने लगता है। इस ऊर्जा का निर्माण की वजह से इनमें भूकंप आने लगता है, और यदि समुद्र में ऐसा होता है तो ये विनाशकारी सुनामी का कारण बन जाती है। ये टेक्टोनिक प्लेट में आमतौर पर हर साल औसतन कुछ सेंटीमीटर एक दूसरे से गतिमान रहती हैं, मतलब खिसकती रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर भूकंप आता है तो ये बड़े पैमाने पर गति करती हैं, यानी पर सेकंड पे मीटर पर ये स्थानांतरित हो जाती है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी दृष्टि से सक्रिय होने का प्रमुख कारण इसका क्षेपण मंडल यानी सबडक्शन जोन में स्थित होना है। यह एक ऐसा मंडल होता है जहां स्थलीय मंडल यानी लिथोस्फेयर प्लेटें आपस में टकराती हैं। क्रस्ट मेंटल कोड तो आप जानते ही हैं, ऐसा तो नहीं होकर नहीं जानते हैं। जब दो स्थलीय लिथोस्फेयर प्लेट आपस में टकराती हैं तो अधिक भार वाली प्लेट कम भार वाली प्लेट के नीचे धंस जाती है और अधिक गहराई में जाने पर पिघल कर मैग्मा बदल जाती है।
और यही मैग्मा ज्वालामुखी के रूप में धरातल पर फिर प्रकट हो जाता है। प्लेटों के टकराने के कारण इस क्षेत्र में भूकंप भी आते हैं और भ्रंश व वलित पर्वत का भी निर्माण होता है। तो इतना ही था इसमें, और आप इसमें और कुछ जान लीजिए। क्रस्ट मेंटल कोर, यानी ये तो बहुत बेसिक है क्रस्ट मेंटल कोर। तो कोर जो होता है वो भीतरी पार्ट होता है, और मेंटल जो होता है वो बीच का पार्ट होता है, और क्रस्ट जो होता है ऊपरी पार्ट होता है अर्थ का। तो फिर मिले।